क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले जो है पढ़ा हुआ चीज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे जो क्वेश्चन है जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है, ठीक है? यहां पर मुस्कान जायसवाल, क्लास टेस्ट का आंसर कब एप्लीकेशन पर डालिएगा? क्लास टेस्ट का आंसर क्या डालेंगे? क्लास टेस्ट में वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है। जाके कॉपी में खोजिए, सारा क्वेश्चन का आंसर कॉपी में है। डेंगू काट लिया, दवाई लीजिए, दवाई खाइए, रेस्ट कीजिए, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, ज्यादा फरफराइएगा, पूरा ज्योग्राफी उठा के पूछेंगे, ठीक है? इसलिए जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? कल नहीं आए थे? आए थे? पहला क्लास है? हाँ, गड़बड़ हो गया। यही क्वेश्चन का आंसर बोलिए ना, गलती हो गया। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए। लघु, बैठ जाइए। ए लड़की, खड़ा हो जाइए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए। हाँ, और खोजकर्ता देश, बैठ जाइए। हे, व्हाइट टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। हाँ, तेरह नंबर का आंसर बोलिए। है? हे लड़का, उधर खड़ा होइए। अरे उधर उधर उधर, पिलर के बगल में। हाँ, खड़ा होइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए। है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए ना। 8 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है? आंख खराब है? हैं? झूठ बोलिएगा। खराब है तो आप भी खड़ा रहिए। इसको यहां से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, है? भारत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भारत होगा। है? आप लोग काहे हल्ला कर रहे हैं? हैं? भारत होगा। कौन बोला है? आप बोले हैं। गाय का नस्ल बताइए 5 गो। क्या? हाँ हाँ, बैठ जाइए। हे लड़की, खड़ा हो जाइए। पांच नंबर का आंसर बोलिए। क्या उत्तर होगा जी? क्या है? राष्ट्रीय गोकुल। ए चश्मा वाला, खड़ा होइए। 6 नंबर का आंसर बोलिए। है? मखदूम। कहाँ है?
बैठिए। है लड़की, खड़ा होइए इधर। 4 नंबर का आंसर, सॉरी 3 नंबर का आंसर बोलिए। 3 या 4 जो भी बोलना है बोल दीजिए। यूपी। अच्छा, भैंस अनुसंधान संस्थान यूपी में है। नहीं, 4 नंबर का आंसर बोलिए। 4। बैठ जाइए। 2 नंबर का आंसर क्या होगा जी? ठीक है, चलिए आ जाइए। अब डिवीजन हो गया। हाँ क्या? हाँ, 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा। ठीक तो है, वही तो लिखवाए हैं। है? क्या लिखवाए? 10 हेक्टेयर, 10,000 होगा तो आगे 2 से 10,000 लिखा हुआ है। इतना कॉमन सेंस ना है। 10,000 होगा, 2 से 10 हेक्टेयर, सब में 1000 होगा, सब में 1000 होगा। बैठ जाइए। 1000 छूट गया था लगता है। कमेंट हटा दीजिए जी यहां से। 1000 जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 10,000 हेक्टेयर और 2,000 हेक्टेयर से कम। 1000 शब्द तीनों में जोड़ लीजिए। ठीक है, 1000 शब्द तीनों में जोड़ लीजिए। देखिए सुनिए, आपको जो लास्ट सेशन में, कल के सेशन में बताए थे ना जी, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितनी भूमि को सिंचित किया जाता है? तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाता है। तो हम 10,000 बोले होंगे जी। क्या बात करते हैं? नहीं बोले हैं, 1000 नहीं बोले हैं। 1000 जोड़ लीजिए। वो जो परिभाषा लिखे हैं आपको पता चल रहा है? हम क्या बोल रहे हैं, पता चल रहा है? बृहद सिंचाई परियोजना डैश देकर जो आप लिखें, बृहद सिंचाई परियोजना और डैश देकर जो लिखे हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि। फिर जो है मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, और लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम। तो 1000 सब छूट गया था, उसको जोड़ लीजिएगा। हाँ, कृषि योग तो लगा हुआ है। कृषि योग भी नहीं लगाए हैं। पढ़िए, कृषि योग लगा हुआ है। अब आप फारसी में लिखते हैं तो हम क्या करें? अरे हम बोले होंगे भाई। अच्छा ठीक है, ना है तो सुधार कर लिए ना। आए चलिए अब सुनिए। शांत रहिए। अब सिंचाई के विषय में बता रहे थे, ठीक है? सुधार कर लिए ना जी। कृषि योग नहीं लगा हुआ है, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। इधर होता है, टोपी बुलाओ तो। इधर बोल रहा नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो काहे नहीं लगाया है? क्या कर रहा था? नहीं लगा हुआ है। दो तो जी कॉपी। मुंह हिलाता है। कृषि योग तो लिखाए हुए हैं। इधर ए टोपी वाला, मुंह हिला रहा था भैया। इधर 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 जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। इधर कॉपी लेते आओ। क्या फारसी लिखता है? अपने मन से लिखा है तो हम क्या करें? अपने मन से नहीं लिखा है जी, तो अपने मन से काहे लिखता है? जो लिखाते हैं उन्हें लिखेगा।
सबके कॉपी में लिखाए हुए है, ऐसे क्या? सबके कॉपी में लिखाए हुए हैं, तुम्हारे कॉपी में नहीं है। देखो उसके कॉपी में, कॉपी दिखाइए हो, कॉपी दिखाइए, कॉपी देखो, देखो है कॉपी में। अरे पढ़ो ना जी, है ये वाला पढ़ो ना जी, दिमाग नहीं है जी तुमको? तो ये क्या है? तुम जोत बल्ला, दिमाग नहीं है जी तुमको? तो हम पढ़ा रहे हैं सिंचाई, तुम जोत पे चला गया है, हैं? होगा वरमाला कर देना सिंदूर दान तुम। देखो यहां पे है, पागल लड़का है, अल्लाह का कर है। चलिए आइए, आ जाइए, आ जाइए। सिंचाई और नहर बता रहे थे ना? चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए, है इधर उधर करना बंद कीजिए, सुनिए। नहीं पढ़िएगा तो ऐसे हल्ला काहे कर रहे हैं? हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, पढ़ाने दीजिए ना। अरे पढ़ाने दीजिए ना, आज शुक्रवार है महाराज, पहले छोड़ना होगा, मेरा टेस्ट डिस्कशन रहता है और आप लोग हल्ला कर रहे हैं। देखिए ये सब कैसे कैसे हल्ले कर लीजिए। चलिए सुनिए, समझिए। अब देखिए, भारत की सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। देखिए, आपको बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना आता है। हम आपको कल के सेशन में बताए हैं, लिखाए हैं। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना आता है, हां या ना? हां आता है। तो यहां पर हम लोगों को बृहद बहुउद्देशीय परियोजना को जानना है। लेकिन आप याद कीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना भारत के अपवाह तंत्र नामक चैप्टर में हम आपको नहीं बताए। तो मतलब यहां पर बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने पहले से बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ के रखा है। तो इसलिए यहां पर अब बहुउद्देशीय परियोजना हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है? अब मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर आता है। क्या आता है? नहर। तो नहर तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो नहर हम लोगों को पढ़ना है। कुछ प्रमुख नहर के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, कुछ प्रमुख नहर के विषय में यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अलावे लघु के अंतर्गत तालाब हो गया, नलकूप हो गया, पंपिंग सेट हो गया, ये सब आता है। तो ये सब तो तालाब, नलकूप, पंपिंग सेट, ये सब के विषय में तो कुछ पढ़ना है नहीं, समझ गए? तो ये सब के विषय में तो कुछ नहीं पढ़ना है। तो लेकिन थोड़ा सा आप जानिए, देखिए समझिएगा चीजों को। चल रहा है ना जी? कोई दिक्कत है? ऊपर में दिक्कत, नीचे में, नया वाला सेंटर पर दिक्कत है? क्या दिक्कत? बिट्टू सर छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं। आय तोरी, बड़ी दिक्कत।
बोलिए क्या हुआ? आधा घंटा बाद? और आधा घंटा बाद आते हैं तब डिस्कशन करवाएंगे। ठीक हुआ साउंड? ओ ओ नहीं, इसको तो मोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बिट्टू सर, मोड़ देते हैं। ओ पूरा मोड़ देते हैं। हाय तोरी, हाय तोरी का। तो लेंगे ना जी वहां पे। हाय तोरी, जानते हैं उनको संभालना बीबी को संभालने से ज्यादा टफ है। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम बिट्टू झा को संभाल लें, मतलब हम अपनी बीबी को भी संभाल सकते। चलिए नहीं पढ़िएगा, यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां सुनिए, आप समझिएगा। यहां पे देखिए, नहर के विषय में हम लोग जानेंगे, नहर। लेकिन उससे पहले 2-3-4 फैक्ट जानिए जो कि इस चैप्टर से संबंधित है और सीधे तौर पर जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य कौन है? मतलब कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहां सबसे अधिक नलकूप है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा नलकूप वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रश्न यही हो और थोड़ा उसमें ऐड कर दे, सबसे ज्यादा नलकूप और पंप सेट, नलकूप और पंप सेट वाला राज्य कौन है, तब इस प्रश्न का आंसर बदल जाएगा और फिर इस प्रश्न का आंसर हो जाता है तमिलनाडु। नलकूप और पंप सेट, नलकूप और पंप सेट, नलकूप और पंप सेट सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और अगर बात सिर्फ नलकूप की करे तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, कल के सेशन में हम आपको यह बात बताए हुए थे कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो सिंचाई होता है वह नहर से होता है। उत्तर भारत में जो सिंचाई होता है कौन चीज होता है? नहर से होता है। और दक्षिण भारत में जो सिंचाई होता है तालाब से। किससे होता है? तालाब से। दक्षिण भारत में सिंचाई जो है आपको तालाब से होता है। तो आपको दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई किस राज्य में होता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई जिस राज्य में होता है वह राज्य है आपको तमिलनाडु। कौन राज्य है? ठीक है, तो ये सब फैक्ट है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। तो नीचे से पॉइंट वाइज जो है इस फैक्ट को लिखिए, परीक्षा में सब फैक्ट पूछा जाता है, लिखिएगा। लिखिएगा, सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य, बैठ जाइए लड़की, बैठ जाइए। सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य, सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। दोनों को अगर मिला करके कहे तब तमिलनाडु। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। फिर अगला पॉइंट, भारत में तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई 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 तमिलनाडु राज्य में होता है। 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 फुल स्टॉप। अब देखिएगा, एगो योजना शुरू किया गया था 2003-04 में, हरियाली योजना। हरियाली योजना के विषय में पूछा जाता, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। जल प्रबंधन, तो नीचे से लिखिएगा, हरियाली योजना का संबंध, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। 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 जल प्रबंधन से है। अब देखिए, अब हम लोगों को जो है मुख्य तौर पर नहर सिंचाई परियोजना के विषय में जानना है। नहर सिंचाई परियोजना के विषय में जानना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत के सभी नहरों में, गौर से सुनिएगा, भारत के सभी नहरों में जो सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है। और जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी, इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी से मुख्य तौर पर होती है। कौन नदी से? सतलज नदी से। हम आपको बताए हुए हैं। जब बहुउद्देशीय परियोजना बता रहे थे तो वहीं पर इंदिरा गांधी नहर के विषय में भी बताए हैं, नहीं बताए हैं? एकदम से हम आपको बताए हुए हैं। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर है पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज और ब्यास नदी मिलती है और उसी के संगम से राजस्थान नहर निकलती है। उसी के संगम, यानी जहां पर पंजाब में हरिके बैराज है, पंजाब में एक स्थान है उसका नाम है हरिके बैराज। पंजाब में एक स्थान है उसका क्या नाम है? हरिके बैराज। और पंजाब में जो स्थान हरिके बैराज है वहां पर सतलज और ब्यास नदी आपस में मिलती है। दोनों का जहां संगम होता है वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की अगर आप बात करेंगे तो इससे लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सभी राज्य इन नहरों से, यानी राजस्थान नहर से या इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है। और इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य तौर पर इस नहर से लाभान्वित होने वाला राज्य है आपको राजस्थान। अब देखिएगा, जो अन्य नहर है, अन्य नहर के विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अन्य नहर की अगर आप बात करेंगे तो एगो है आपको आगरा नहर। कौन नहर? आगरा नहर। और आगरा नहर की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में बहने वाली नहर आगरा नहर है। और आगरा नहर को जल की प्राप्ति होती है यमुना नदी से। कौन नदी से? यमुना नदी। फिर आपको
एक है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, और एक है निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर से सिंचाई कार्य उत्तर प्रदेश में होते हैं और इसको जल की प्राप्ति गंगा नदी से होती है। निचली गंगा नहर से भी सिंचाई का कार्य उत्तर प्रदेश में होता है और इसको भी जल की प्राप्ति गंगा नदी से ही होता है। इसको भी जल की प्राप्ति किससे होता है? गंगा नदी से ही होता है, गंगा नदी से ही होता है। तो यहां पर हम लोगों को जो है इंदिरा गांधी नहर के विषय में नहीं लिखना है, बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, इसलिए हम यहां पे ज्यादा कुछ बोले नहीं, समझे, पहले ही लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, तो यहां पर कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जो बात नहीं है उसको आपको लिखना है। नीचे से लिखिएगा, आप लिखिएगा आगरा नहर, आगरा नहर डैश देकर, आगरा नहर डैश देकर इस नहर को जल की प्राप्ति इस नहर को जल की प्राप्ति इस नहर को जल की प्राप्ति यमुना नदी से होती है। इस नहर को जल की प्राप्ति यमुना नदी से होती है, यमुना नदी से होती है। इस नहर से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है, 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 इस नहर से लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे, ऊपरी गंगा नहर और निचली, नीचे से लिखिएगा, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर को जल की प्राप्ति, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर को जल की प्राप्ति जल की प्राप्ति गंगा नदी से होती है, गंगा नदी से होती है। गंगा नदी से होती है। चलिए इसके बाद आगे सुनिएगा, बिहार, बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में भी नहर सिंचाई के एक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। बिहार में भी जो सिंचाई होता है उसमें नहर का एक प्रमुख योगदान होता है। देखिए अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में ऐसे तो बहुत सारे नहर है, जो परीक्षा के लिहाज से 2-3 नहर पूछा जाता है, उसके विषय में आप जानिए। एक पूछा जाता है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर, सारण नहर। इन तीनों नहरों की अगर आप बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों नहर बिहार में है और इन तीनों नहरों से बिहार में सिंचाई कार्य होते हैं। और यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो याद रखने वाली बात है वह यह याद रखने वाली बात है, इन तीनों नहरों को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होती है। इन तीनों नहरों को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी, गंडक नदी। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, और पता नहीं यही प्रश्न बार बार बीपीएससी पूछा है, 2-3 बार पूछा है। क्या पूछा है? त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तो आंसर हो जाएगा गंडक। क्या आंसर हो जाएगा? गंडक। क्या आंसर हो जाएगा? गंडक। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीचे से लिखिए अब, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर से बिहार में सिंचाई होता है। से बिहार में सिंचाई होता है, से बिहार में सिंचाई होता है। इन सभी नहरों को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होती है।
इन सभी नहरों को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होती है। चलिए अब इसके बाद आगे सुनिएगा। आगे जो है, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। पश्चिम बंगाल में भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो कुछ प्रमुख नहरें हैं, एडन नहर, दुर्गापुर नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर, मिदनापुर नहर, तिलपारा बांध की नहरें, तिलपारा बांध की नहरें, तिलपारा बांध की नहरें, ये सब नहर पश्चिम बंगाल में है। और इन नहरों से पश्चिम बंगाल राज्य में जो है सिंचाई कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब इन नहरों में से अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, मिदनापुर और एडेन दोनों के विषय में पूछा है। अब कहिएगा मिदनापुर और एडेन दोनों के विषय में क्या पूछा है? तो मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती है और एडन नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती है? ये दोनों प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। जहां तक हमें स्मरण आ रहा है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबका जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एडन नहर की अगर आप बात करेंगे तो इसको जल की प्राप्ति होती है दामोदर नदी से। दामोदर नदी के विषय में आप लोग जानते हैं ना जी? नहीं जानते हैं? नहीं बताएं हम आपको? एकदम बताए हुए हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर। नहीं बताए हैं? एकदम बताए हुए हैं। तो एडन नहर को जल की प्राप्ति दामोदर नदी से होती है। फिर जो दुर्गापुर नहर है इसको भी जल की प्राप्ति दामोदर नदी से ही होती है। समझ गए? इसके बाद जो मिदनापुर नहर है, मिदनापुर नहर की अगर हम लोग बात करें तो इसको जल की प्राप्ति होती है कांसाबती नदी, कांसाबती नदी। पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है कांसाबती नदी। कांसाबती नदी से मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति होती है। फिर आपको तिलपारा बांध की नहरें है। आप मयूराक्षी नदी का नाम सुने हैं, मयूराक्षी परियोजना भी है, मयूराक्षी परियोजना भी है, मयूराक्षी नदी पर है। और मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है। नहीं बताए हैं? एकदम से बताए हुए हैं। तो ये जो तिलपारा बांध की नहरें हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसको जल की प्राप्ति होती है मयूराक्षी नदी से। कौन नदी से? मयूराक्षी नदी से, मयूराक्षी नदी से। ठीक है, मयूराक्षी नदी से। तो इसको आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा एडन नहर, बोर्ड पे लिखा हुआ है एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर, एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर, तिलपारा बांध की नहरें, एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर और तिलपारा बांध की नहरें, और तिलपारा बांध की नहरें, और तिलपारा बांध की नहरें, नहरें से पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई का कार्य होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई का कार्य होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई का कार्य होता है। फुल स्टॉप। एडन नहर उसी में लिखना है। एडन नहर और दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति,
एडन नहर और दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति, एडन नहर और दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति, एडन नहर और दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति दामोदर नदी से होती है, दामोदर नदी से होती है, तो वहीं मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति, तो वहीं मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति, तो वहीं मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति कांसावती नदी से होती है, 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 तथा तिलपारा बांध की नहरों को जल की प्राप्ति, तथा तिलपारा बांध की नहरों को जल की प्राप्ति मयूराक्षी नदी से होती है, तथा तिलपारा बांध की नहरों को जल की प्राप्ति मयूराक्षी नदी से होती है, तथा तिलपारा बांध की नहरों को जल की प्राप्ति मयूराक्षी नदी से होती है, मयूराक्षी नदी से होती है। चलिए आगे आइएगा। आगे अब जो है हरियाणा, सुन रहे हैं, बच जाइएगा ना। पानी चाहिए, पानी लेके अपना काहे ना आते हैं, हिचकी आ रहा है इसको। क्या खाए हैं, पचाना है जी। चलिए हरियाणा, मुंह नहीं लगाइएगा। हरियाणा, देखिए हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव नहर, हरियाणा की ये दो प्रमुख नहर है, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर। और देखिए पश्चिमी यमुना नहर हो या गुड़गांव नहर हो, दोनों नहर को जल की प्राप्ति यमुना नदी से ही होती है, दोनों नहर को जल की प्राप्ति यमुना नदी से ही होती है। तो नीचे से लिखिएगा, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव, 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 गुड़गांव नहर हरियाणा की प्रमुख नहरें हैं। हरियाणा की प्रमुख नहरें हैं। इन दोनों नहरों को जल की प्राप्ति इन दोनों नहरों को जल की प्राप्ति इन दोनों नहरों को जल की प्राप्ति यमुना नदी से होती है। चलिए यमुना नदी से होती है। अब आगे देखिएगा, पंजाब। पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो जो पंजाब राज्य है यहां पर भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। पंजाब राज्य में भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। पंजाब राज्य में कई सारे नहर है, जैसे कि हम आपको बता दें, आपको एक पूर्वी नहर है, एक पूर्वी नहर पंजाब में है, और जो पूर्वी नहर पंजाब में है इसको जल की प्राप्ति होती है रावी नदी से। कौन नदी से? रावी नदी से। रावी नदी से होती है। इसके अलावा पंजाब में और भी कई सारे नहर है, जैसे कि सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, सरहिंद नहर के बाद बिस्त नहर, बिस्त नहर, बिस्त नहर के बाद नांगल नहर, नांगल नहर, नांगल नहर के बाद भाखरा नहर, भाखरा नहर। ये सब नहर जो है पंजाब में है। और
ये जो सरहिंद, बिस्त, नांगल और भाखड़ा नहर है, इन सभी नहरों को जो जल की प्राप्ति होती है वह सतलज नदी से होती है। इन सभी नहरों को जो जल की प्राप्ति होती है कौन नदी से? सतलज नदी। कौन नदी से? सतलज नदी से होती है। तो नीचे से लिखिएगा, पूर्वी नहर, नीचे से लिखिएगा, पूर्वी नहर, सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर, भाखड़ा नहर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। पूर्वी नहर, पूर्वी नहर, कोमा सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, कोमा बिस्त नहर, कोमा नांगल नहर, नांगल नहर, कोमा भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, इत्यादि 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 पंजाब की प्रमुख नहरें हैं। इत्यादि पंजाब की प्रमुख नहरें हैं। इन नहरों से पंजाब में सिंचाई किया जाता है। इन नहरों से पंजाब में सिंचाई किया जाता है। फुल स्टॉप। पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति रावी नदी से, पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति, पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति, पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति रावी नदी से, रावी नदी से, रावी नदी से तथा सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, बिस्त नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर और भाखड़ा नहर और भाखड़ा नहर को जल की प्राप्ति, भाखड़ा नहर को जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। सतलज नदी से होती है। आगे अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके बाद राजस्थान। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में भी सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। राजस्थान में सिंचाई का एक प्रमुख साधन जो नहर है, राजस्थान में कई सारी नहरें हैं। जैसे कि राजस्थान में पार्वती नहर है, पार्वती नहर है, पार्वती नहर पार्वती नदी पर है। घग्घर नहर है, घग्घर नहर घग्घर नदी पर है। कालीसील नहर है, कालीसील नहर कालीसील नदी पर है। गंभीरी नहर है, गंभीरी नदी पर है। फिर राजस्थान में एक बीकानेर नहर है। बीकानेर नहर को गंग नहर भी कहा जाता है और राजस्थान में जो बीकानेर नहर है इसी को गंग नहर भी कहा जाता है। और इस नहर को जल की प्राप्ति होती है सतलज नदी से। इस नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। और इंदिरा गांधी नहर से तो राजस्थान राज्य को जल की प्राप्ति होती ही होती है। तो इंदिरा गांधी नहर की तो चर्चा यहां पर करना है नहीं, इंदिरा गांधी नहर का चर्चा यहां पर नहीं करना है। इसके बाद आपको राजस्थान में एक बाकली बांध परियोजना है। बाकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी पर है। बाकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी पर है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा फिर से।
पार्वती नहर, घग्घर नहर, बीकानेर नहर, गंभीरी नहर, कालीसील नहर, सुकड़ी बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, ये सभी नहरों से सिंचाई राजस्थान राज्य में होते हैं। इन नहरों में पार्वती नहर पार्वती नदी पर, घग्घर नहर घग्घर नदी पर, बाकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी पर, गंभीरी नहर गंभीरी नदी पर, कालीसील नहर पर, बीकानेर नहर सतलज नदी पर, और बीकानेर नहर को ही गंग नहर कहा जाता। बीकानेर नहर को ही क्या कहा जाता? गंग नहर। और इंदिरा गांधी नहर की अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज और ब्यास, मुख्य तौर पर सतलज से होती है। मुख्य तौर पर सतलज से इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों के संगम से निकलती है, तो इसलिए ब्यास भी कह सकते हैं, ब्यास नहर से भी उसको जल की प्राप्ति होती है। बात कुछ समझ में आया? हाँ, तो लिखिए। लिखिए, पार्वती नहर घग्घर नहर, पार्वती नहर घग्घर नहर, बीकानेर नहर या गंग नहर, बीकानेर नहर या गंग नहर, बीकानेर नहर या गंग नहर, कालीसील नहर, गंभीरी नहर, कालीसील नहर बोर्ड पे लिखा हुआ है, कालीसील नहर, गंभीरी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की प्रमुख नहर है। राजस्थान की प्रमुख नहर है। इन नहरों से राजस्थान राज्य में सिंचाई का कार्य किया जाता है। इन नहरों के सहयोग से राजस्थान राज्य में सिंचाई का कार्य किया जाता है। राजस्थान राज्य में सिंचाई का कार्य किया जाता है। राजस्थान राज्य में सिंचाई का कार्य किया जाता है। सिंचाई का कार्य किया जाता है। नीचे से इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज और ब्यास नदी से होती है। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज और ब्यास नदी से होती है। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति सतलज और ब्यास नदी से होती है। आगे, बीकानेर नहर या गंग नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। बीकानेर नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी से होती है। बस हो गया। बाद बाकी जो नाम है उसी नाम पर नदी उदी है तो जरूरी है नहीं, ठीक है, लिखा दे। लिखाने का कोई जरूरत है नहीं, अगर लिखाने की जरूरत होता तो हम लिखा देते, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, उत्तर भारतीय राज्यों में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। बता दिए नहीं, सब उत्तरी भारतीय राज्य के विषय में न बताए हैं जी। आए बोलिए नो, आए,
हाँ ना, इससे आगे बढ़े ना। अब देखिए, हाल फिलहाल में कुछ सिंचाई परियोजना काफी चर्चा में रहा है और इन सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो करंट से संबंधित ये सिंचाई परियोजना है, जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सोनी सिंचाई परियोजना, सोनी सिंचाई परियोजना, ये सब करंट से संबंधित है। ये सब सिंचाई परियोजना 2015 के बाद से जो है चर्चा में आया है। 2015 के बाद इन सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, समझ गए। तो अब इन सिंचाई परियोजनाओं के विषय में जो है हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक बार जितना बताएं उतना याद कर लेते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा, समझ गए। चलिए आइए तो एक सेकेंड में आइए बोर्ड पे, देखिए याद करवाने लगे, देखिए इसको, देखिए कुपातर को। चलिए याद करने के लिए तैयार हैं? भारत में सबसे ज्यादा नलकूप कौन राज्य में? सबसे ज्यादा नलकूप, और सबसे ज्यादा नलकूप और पंप सेट आए। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होता है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन। चलिए आगे आइए, अब बताइए आपको आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर से किस राज्य में सिंचाई, किस राज्य में? आगरा नहर को जल की प्राप्ति किससे होती? यमुना नदी। आगरा नहर को जल की प्राप्ति, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर को जल की प्राप्ति आए किससे? एक बार फिर से, यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर से सिंचाई किस राज्य में होती? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी? किससे? गंगा से। किससे? आगरा नहर को जल की प्राप्ति आगरा। अच्छा, त्रिवेणी, तिरहुत, सारण कौन राज्य का नहर है? त्रिवेणी, तिरहुत, सारण कौन राज्य? अच्छा, त्रिवेणी, तिरहुत, सारण नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी से? याद रखिएगा ना। एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर, तिलपारा बांध की नहरें किस राज्य से संबंधित? कौन राज्य? एडन नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी? एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर, तिलपारा बांध की नहरें। एक बार फिर से, एडन नहर को जल की प्राप्ति, दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति, मिदनापुर नहर को जल की, तिलपारा बांध की नहरों को जल आए। अच्छा, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर से किस राज्य में सिंचाई कार्य? हरियाणा। कौन राज्य में? पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर से कौन राज्य में सिंचाई कार्य? कौन राज्य में? अच्छा, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर को जल की प्राप्ति किससे होती? यमुना से। किससे? अच्छा, पूर्वी नहर, सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर, भाखड़ा नहर कौन राज्य से संबंध? कौन राज्य? पंजाब। पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति? पूर्वी नहर, सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर, भाखड़ा नहर। अच्छा, पार्वती नहर, घग्गर नहर, बीकानेर या गंग नहर, कालीसील नहर, गंभीरी नहर, राजस्थान नहर कौन राज्य से संबंधित? कौन राज्य से? बीकानेर नहर को जल की प्राप्ति सतलज नदी। बीकानेर नहर को जल की प्राप्ति आए सतलज ना।
आगे इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति, सतलज और फिर पार्वती नहर को जल की प्राप्ति, पार्वती नदी, घग्गर नहर, कालीसील नहर, गंभीरी नहर, क्लियर। इतना याद हो गया ना? चलिए अब देखिए, जानते हैं विश्व की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। और जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपको तेलंगाना राज्य में है। कौन राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी, कौन नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तट पर है। और देखिए, आप जानते हैं गोदावरी नदी भारत के 4 राज्य से होकर गुजरती है ना जी? नहीं गुजरती है? नहीं, गोदावरी तीन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हाँ, तीन। कितना राज्य? तेलंगाना से गुजरती है ना जी? हाँ या ना? हाँ। तो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। याद रखिएगा, नदी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ गए? इसके बाद एगो है आपको पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना, अगर पोलावरम सिंचाई परियोजना की हम लोग बात करें तो जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है, पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है। और आंध्र प्रदेश राज्य में यह गोदावरी नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर है। फिर इसके बाद एगो सोनी परियोजना है। सोनी परियोजना है, ये सब सिंचाई परियोजना ही है। सोनी परियोजना है, और सोनी परियोजना की अगर आप बात करेंगे तो ये गुजरात में है। और गुजरात में ये नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात में ये नर्मदा नदी के तट पर है। क्लियर है? विशेष तौर पर नदी के संदर्भ में चीज याद रखिएगा, प्रश्न नदी के संदर्भ में ही पूछेगा। और इन तीनों में भी है, मार लीजिएगा, प्रश्न यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। नीचे से लिखिए, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह भारत के तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह भारत के तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह भारत के तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। डिस्कशन शुरू हुआ जी? छुट्टी हो गया? खत्म आदमी। आगे लिखिएगा, पोलावरम सिंचाई परियोजना यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है।
यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे, सोनी परियोजना, सोनी 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 परियोजना, सोनी परियोजना, सोनी परियोजना, यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1 सेकंड में आइए, याद कर लीजिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? तेलंगाना राज्य में। कौन नदी पर? कौन नदी पर? पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? सोनी परियोजना कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? एक बार फिर से, सोनी परियोजना कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? कौन नदी पर? पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? क्लियर है? खत्म हुआ ये चैप्टर। हाँ, और क्या है इसमें? इसमें बहुउद्देशीय परियोजना था, परियोजना पढ़ाई दी, हम मारेंगे एक तबरक मुंह लाल हो जाएगा। मुंह ऐसे बनाती है जैसे लगता है क्या हो गया है। चैप्टर खत्म हो गया ही। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं, भारत का परिवहन व्यवस्था। ठीक है, चलिए, लेकिन इसी चैप्टर में 1-2 पॉइंट और लिखिए, 1-2 पॉइंट और लिखिए ना। ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी लिखा देते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गिरना, 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 गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। आगे, पंबा, प मब्ब संजू काकर, पंबा, पंबा, पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट, दमनगंगा सिंचाई परियोजना का संबंध गुजरात और दादर नागर हवेली से है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना, दमन, द म न दमन, द म न दमन, दमनगंगा सिंचाई परियोजना का संबंध 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 गुजरात और दादर नागर हवेली से है। गुजरात और दादर नागर हवेली से है। गुजरात और दादर नागर हवेली से है। वीडियो चला देता जी, अपलोड कर दिया तो वीडियो चला देता क्लास में, वीडियो तो था ही। चलिए, हो गया। अब आगे एक पेज पलट के हेडिंग मारिए, भारत की परिवहन व्यवस्था। चैप्टर नंबर 10 है ना? क्या गो चैप्टर है जी? 15 गो। सावन में खत्म हो जाएगा, सावन में खत्म हो जाएगा। सावन 2 महीना का, हमको भी पता है। ठीक है,
इस बार तो जो सावन में मीट मछली नहीं खाता है वो कैसे रहेगा? सुनिए, टाइम तो है ये। भारत की परिवहन व्यवस्था, हेडिंग मारिए। सुनिए सुनिए आप, परिवहन व्यवस्था। परिवहन का अंग्रेजी होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। देखिए परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? अरे आप जानते हैं महाराज, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से किसी वस्तु व्यक्ति को दूसरे स्थान तक पहुंचाना। किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यही तो परिवहन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है ट्रैक्टर पर ईंट लाद दिए, ईंट जो है मुसल्लफपुर हाट से सोगना मोड़ चला गया, तो ईंट ट्रैक्टर के माध्यम से सोगना मोड़ चला गया, तो ट्रैक्टर परिवहन का जो है एक माध्यम हो गया। जैसे मान लिया जाए आपको अपना घर जाना है, आप ट्रेन पकड़ते हैं या बस पकड़ते हैं, पटना से ट्रेन या बस पकड़ते हैं, घर चले जाते हैं। तो आप एक व्यक्ति हैं, आप पटना से अपने घर चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, और आपको पहुंचाया कौन? ट्रेन या बस, ट्रेन या बस। तो ट्रेन या बस जो है परिवहन का एक माध्यम हो गया, ट्रेन या बस परिवहन का एक माध्यम हो गया। तो परिवहन, हाँ हवाई जहाज, क्या बोले हम आपको, हवाई जहाज पे चढ़ेगा, मुंह है। 4 गो पैसा कमाते ना हवाई जहाज है, ऐसे हल्ला कीजिएगा छोड़ देंगे। देखिए जानबूझ करके हल्ला कर रहा है कि छोड़ दे हम। अच्छा है, पता कर लीजिए सही में छुट्टी हो गया, सही में। हाँ तब तो पढ़ाएंगे, तब तो कितनों हल्ला कीजिएगा तो पढ़ेबे करेंगे। है शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए परिवहन, परिवहन का मतलब आप समझे, परिवहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। भारत की परिवहन व्यवस्था को जो है 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक स्थल मार्ग परिवहन, दूसरा जल मार्ग परिवहन, और तीसरा वायु मार्ग परिवहन। एक स्थल मार्ग परिवहन, दूसरा जल मार्ग परिवहन, और तीसरा वायु मार्ग परिवहन। और जल मार्ग परिवहन यानी जो जलीय मार्ग है, जो नदी है, समुद्र है, उसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाज पर बैठ करके जो आप चले जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप, कौन घाट है? एनआईटी घाट, हाँ एनआईटी घाट पे जाते हैं, वहां पर जहाज होता है, जहाज पे चढ़ते हैं और उस पार चले जाते हैं, जाते हैं ना? गए हैं आप लोग? गए हैं? हाँ मार। तो जल नहीं पढ़िएगा, अरे बाबू है पढ़ा है। चलिए सुनिए, तो जो आपको परिवहन, भारतीय परिवहन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, जल मार्ग परिवहन, स्थल मार्ग परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन के इन सभी तरीकों में
जो भारत तथा विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन मार्ग रहा है वह जलमार्ग परिवहन रहा है। जलमार्ग परिवहन रहा है। जलमार्ग परिवहन विश्व का तथा भारत का सबसे प्राचीनतम परिवहन का मार्ग रहा है और सबसे सरल भी रहा है और सबसे सस्ता भी है। हाँ, सबसे सस्ता भी है। वहीं अगर आप परिवहन में देखेंगे तो विश्व का जो सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग रहा है वह वायु मार्ग परिवहन रहा है। जैसे कि मान लिया जाए आप बाय रोड पटना से दिल्ली जाते हैं तो हमको लगता है 14-15 घंटा लग जाएगा। बाय ट्रेन जाते हैं तो 12 से 15 घंटा लगेगा। वायु मार्ग के माध्यम से जाते हैं 1 से 1.5 घंटा लगता है। वही 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगे 1.5 घंटा के आसपास लगता है मेरे ख्याल से। हम कभी गए नहीं है तो हमको पता है नहीं, एग्जैक्ट पता है नहीं। हमको लगता है 1.5 घंटा लगता होगा। हाँ, जो भी लगता होगा ठीक है, ठीक है। तो आप ट्रेन से जा रहे हैं तो 12 से 15 घंटा, बाय रोड जा रहे हैं 12 से 15 घंटा और बाय वायु मार्ग जा रहे हैं तो 1.5 घंटा लग रहा है। तो तीव्रतम हुआ या नहीं हुआ? एकदम तीव्रतम हुआ। समझ गए? तो लिखिएगा भारतीय परिवहन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 1 नंबर में स्थल मार्ग परिवहन, 1 नंबर में स्थल मार्ग परिवहन, 2 नंबर में जल मार्ग परिवहन, 2 नंबर में जल मार्ग परिवहन, 3 नंबर में वायु मार्ग परिवहन। नीचे से लिखिएगा विश्व तथा भारत का सबसे प्राचीनतम परिवहन का मार्ग जलमार्ग रहा है। विश्व तथा भारत का सबसे प्राचीनतम परिवहन का मार्ग जलमार्ग परिवहन रहा है। वहीं सबसे तीव्रतम परिवहन वायु मार्ग परिवहन रहा है। वहीं सबसे तीव्रतम परिवहन वायु मार्ग परिवहन रहा है। चलिए अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए स्थल मार्ग परिवहन। 1 नंबर में हेडिंग मारिए स्थल मार्ग परिवहन। स्थल मार्ग परिवहन देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा आप। देखिए स्थल मार्ग परिवहन की अगर आप बात करेंगे तो जो स्थल मार्ग परिवहन है इसे हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग। स्थल मार्ग परिवहन को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक सड़क मार्ग हो गया और दूसरा रेल मार्ग हो गया। ठीक है, तो नीचे से उसमें लिखिएगा स्थल मार्ग परिवहन में डैश दे करके इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 1 नंबर में सड़क मार्ग परिवहन, 1 नंबर में सड़क मार्ग परिवहन, 2 नंबर में रेल मार्ग परिवहन।
अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए, सड़क मार्ग परिवहन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सड़क मार्ग परिवहन सुनिएगा आप। बात अगर सड़क मार्ग परिवहन की हम लोग करें, अगर पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क में, पूरे विश्व में विकसित सड़क नेटवर्क में, बेहतर सड़क नेटवर्क में पहला स्थान अमेरिका का आता है, पहला स्थान अमेरिका का आता है। और हाल का आंकड़ा है, ये हमको लगता है कि जुलाई चल रहा है, जून 2023 का आंकड़ा है, और जून 2023 का आंकड़ा यह कहता है कि सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और जानते हैं, भारत सरकार वर्तमान में जो भारत सरकार है, यानी मोदी जी की जो सरकार है, मोदी सरकार में मोदी जी और अमित शाह के बाद अगर तीसरा कोई व्यक्ति अपने विभाग में काम कर रहा है तो वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी के अधीन ही सड़क और परिवहन मंत्रालय है, और नितिन गडकरी काफी योग्य नेता है। नितिन गडकरी के वजह से ही जो है आज के डेट में भारत पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क में दूसरा स्थान रखता है। उनके काम की वजह से, वो सजग नेता है, सक्रिय नेता है, काम करते हैं। और देखिए, आप याद कीजिए, आज से आप तो बहुत ज्यादा आज से जो है 10 साल पहले चले जाइए, पहले के सड़क को देखिए और आज के सड़क को देखिए, आज के सड़क को देखिए, आपको अंतर आएगा। देखिए, जब जब बीजेपी की सरकार रही है तब सड़क का विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ है। बीजेपी की सरकार में सड़क का विकास हुआ है। चाहे मोदी जी का रीजन हो, मोदी जी का कार्यकाल हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल हो। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी सड़क का निर्माण हुआ, मोदी जी के कार्यकाल में भी सड़क का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ। और बीजेपी कार्यकाल में सरकारी नौकरी में कमी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी रहा है और मोदी जी के समय में भी रहा है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा आप, यहां पे आप सड़क परिवहन डैश देकर लिखिएगा, लिखिएगा सड़क नेटवर्क की दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान सड़क नेटवर्क की दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान सड़क नेटवर्क की दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान विश्व में प्रथम स्थान विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का आता है। अमेरिका का आता है, फुल स्टॉप। हाल का आंकड़ा, हाल 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 फिलहाल, हे भगवान, हाल का आंकड़ा, हाल का आंकड़ा यह बतलाता है कि हाल का आंकड़ा यह बतलाता है कि हाल का आंकड़ा यह बतलाता है कि सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से
सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।